अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ मैं हूँ आज 7 बजे में आसमा इकबाल। नाजरीन, कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। पाकिस्तान से मार खाने के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बंदूकची बनकर अपनी ही ज़बान को बंदूक बना लिया है। वो भारत भर में घूमते फिरते पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते दिखाई देते हैं। अपनी आबाई रियासत गुजरात में उन्होंने एक रैली से खिताब में सारे सिफारती अखलाकी आदाब एक तरफ रखते हुए अपने असल मकाम पर आकर पाकिस्तानियों से कहा कि आतंकवाद की बीमारी ख़त्म करने के लिए पाकिस्तानियों को सामने आना होगा। मोदी ने कहा कि सुख चैन की ज़िंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। बॉलीवुड के किसी सस्ते राइटर से लिखवाए जाने वाले इन डायलॉग्स पर कहा जा सकता है कि मोदी जी गोली ही क्यों, रफाल क्यों नहीं। रफाल पर लटके लीमू मिर्च हटाइए और ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी ऑपरेशन चुनरिया के नाम पर भेजने की हिम्मत कीजिए। यकीन कीजिए मोदी साहब, पाक फजाइया आपको मायूस नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी की तकरीर को नाज़रीन पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ और इंतखाबी मुहिम का थिएटर करार दिया है। दफ्तर खारिजा का कहना है कि भारत को इंतहा पसंदी की फिक्र है तो उसे अपने मुल्क में हिंदुत्व और अक़लियत दुश्मनी के खात्मे पर तवज्जो देनी चाहिए। मोदी के इस नफरत अंगेज भाषण के जवाब में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम मसले कश्मीर और पानी के मसले समेत तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने तिजारत और इंसदादी दहशतगर्दी पर भी भारत से बातचीत के लिए आमादगी का इजहार किया है। लेकिन नाज़रीन, आज हम अपने पैनल से जब डिस्कस कर रहे होंगे ये सारी चीज़ें तो पूछेंगे ये भी कि भारतीय वज़ीर आज़म की इश्तियाल अंगेज़ तकारीर क्या इलेक्शन मुहिम का हिस्सा है या नरेंद्र मोदी अपनी साख बचाने के लिए फिल्मी डायलॉग्स बोल रहे हैं। क्या पाकिस्तान इन बयानात को सीरियस ले? यहाँ हम अपने पैनल के सामने ये सवाल भी लेकर जाएंगे कि हमारे वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसे मौके पर तिजारत के लिए बातचीत की दावत देना कबल वक्त नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जिनके कहने का मौका अभी नहीं है वो क्यों हमारे वज़ीर आज़म कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। जी नसीम सिद्दीकी साहब से आज हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं इस्लामाबाद में, ऑल द वे फ्रॉम लंदन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नसीम साहब, आप तशरीफ़ लाए हैं। थैंक यू सर। आज़म मलिक साहब ने मुझे ज्वाइन किया है जी वीडियो लिंक पर, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान अहमद भट्टी साहब भी वीडियो लिंक पर हैं, लाहौर ही से ज्वाइन कर रहे हैं। काशिफ रफ़ीक साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, क्योंकि आज आप तशरीफ़ लाए हैं हमारे प्रोग्राम के लिए, वक्त निकालें ना। आई नो कि जब भी कोई पाकिस्तान आता है बाहर किसी भी मुल्क से तो उसकी अपनी बड़ी सारी मसरूफियात होती हैं, लेकिन आप वक्त निकाल रहे हैं तो मैं आज प्रोग्राम का आगाज़ सर आपसे ही करना चाहूँगी। ये जो इंतहाई भोंडी और बड़ी ही एक कहते हैं मक्काराना सी तकरीर की गई है नरेंद्र मोदी की तरफ से, आप समझते हैं कि ये जो इश्तियाल अंगेज़ तकारीर हैं ये इलेक्शन मुहिम के लिए कर रहे हैं सारी की सारी चीज़ें, या आपको लगता है कि नहीं इसके पीछे भी मकार मोदी की कोई साजिश, कोई चाल हो सकती है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आसमा बहुत शुक्रिया। देखिए, अब वो मकार मोदी या कातिल मोदी उसकी सारी स्टोरी ख़त्म हो गई है। उसने एक किस्म की ख़ुदकुशी की है अपने तौर पे ना। बड़ा जो एक शाइनिंग इंडिया की बात चलती थी, इकनॉमिकली बड़ा स्टेबल था और अपने आप को जो फ़ौजी तर्ज पे भी वो बहुत मजबूत, और बातें जिस तरह वो किया करते थे दुनिया में, अगर ये बेवकूफ़ी ना करता तो शायद भारत का कुछ इमेज दुनिया में कायम रहता। एक तो मोदी ने अपनी सियासत की सियासी खुदकुशी की है, उसके बाद उसने इंडिया को भी, भारत को भी पूरी दुनिया में रुस्वा करवा दिया। और पाकिस्तान ने जिस तरह मंजे हुए तरीके से, सुलझे हुए तरीके से, और देखे 3 दिन तक पाकिस्तान उनको मना करता रहा कि बेटा ना करो, इस तरह ना करो, इस तरह ना करो, लेकिन फिर जब जवाब दिया फिर सारी दुनिया ने देखा है। फिर मोदी साहब रोते हुए अमेरिका की तरफ भागे, तो मोदी ने सियासी खुदकुशी कर ली। अब वो कोई करतब दिखाए, वो कहते हैं ना अंधे कुएं में मोटरसाइकिल चलाए, उसका डाउनफॉल आ चुका है, उसका धड़न तख्ता हो चुका है। अब उसकी इस तरह की हरकतें करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, और उसको चाहिए कि वो अपनी कौम से भी माफ़ी मांगे और पाकिस्तानी कौम से भी माफ़ी मांगे। और ये बॉलीवुड स्टाइल जो है ना, तो ये माफ़ी की बजाय ये बॉलीवुड स्टाइल में क्यों बात कर रहे हैं? इसका मकसद क्या हो सकता है? शर्मिंदगी मिटाने के लिए? बॉलीवुड की फिल्में बनती थी ना जिसमें वो पाकिस्तानी फ़ौज के साथ या हमारी ISI को क्रिटिसाइज करते थे, तो उन्होंने वो एक इमेज बना लिया था कि शायद हम इतने ताकतवर हो गए हैं। जब उनको जवाब मिला आगे से तो उनके तो पैरों तले ज़मीन निकल के रह गई कि हमने किनसे पंगा ले लिया। तो इसलिए उसकी सियासत ख़त्म हो गई है और उसको चाहिए कि अब राम राम करें और कहीं जाके चिल्ला काटे। दूसरी जो आपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात की, तो देखिए फिर भी मैं कहूँगा कि भले वक्त नहीं है, लेकिन एक अच्छी ऑफ़र है कि अभी भी आप कह रहे हैं उनको कि समझ जाओ और तिजारत की तरफ आओ। जो खित्ते में गुर्बत है उसको कम करें। हाँ। खित्ते में जो है वो ये मसाइल जो है उन पे बात मसाइल के ऊपर बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल से हमारी तरफ से अभी भी
اچھا جسچر جا رہا ہے، اور اگر انہوں نے پھر کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو پھر سرپرائز ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے امیج کی بات کی نا بھارت کے دنیا بھر کے امیج دنیا بھر کے اندر، تو میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اعظم ملک صاحب. سر یہ فرما دیجیے گا کہ مودی کی یہ جو بڑکے ہیں ان سے آپ کو نہیں لگتا کہ شاید کہیں انتہا پسند بھارتی خوش ہو جائیں، لیکن اقوام عالم کے اندر دنیا کے اندر اس کا امیج جو ہے وہ مزید خراب ہو جائے گا؟ دوسرے لفظوں میں مودی نے اپنے سفارتی مشنز کا کام آپ کو نہیں لگتا کہ خراب کر دیا اعظم صاحب، اور پاکستان کا کام جو ہے بہت زیادہ اور آسان کر دیا؟ جی آسما بہت شکریہ. دیکھیں ایک بات تو بڑی اہم ہے کہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ عالمی سفارتکاری کے اصولوں سے ہم آہنگ ہے، جبکہ بھارت کی جانب سے جو بھارت کی سیاست میں جنونیت غالب آتی جا رہی ہے اس سے پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت انوائڈ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کا بارہا اپنی تقریر میں اس کا جواب دیا ہے. پاکستان کو اپنی ظاہر سفارتی کوششوں میں مزید تیزی لانی ہوگی. دیکھیں آسما اس وقت انڈیا میں بھارتی میڈیا کا جنگی جنون اور ووٹ بینک کی سیاست جاری ہے. لیکن ایک ایٹمی طاقت جو ہے وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے جو پاکستان ہے، اور دوسری انتخابی فائدے کے لیے ایک نیا جنگی بیانیہ بنا رہی ہے. اگر آپ مودی کی دھمکی کا سیاق و سباق دیکھیں تو بھارت میں اس وقت الیکشن ہے، بی جے پی کا روایتی پاکستان کارڈ کھیلنے کا ڈرامہ ہے. اس سے پہلے وہ کارگل ڈرامہ کیا، پلوامہ کیا، پہلگام کیا، بالا کوٹ آ گیا. ان واقعات کو اس نے ہمیشہ سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا ہے. دیکھیں پاکستان کی سفارتی اور جو عسکری پالیسی ہے وہ بڑی واضح ہے. پاکستان کا فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس، نیو کنسپٹ آف وار فائٹنگ جو ہے وہ بڑا واضح ہے. لیکن مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی آسما جی کہ بات چیت کا دروازہ بھارت بند کرتا ہے اور پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کا رویہ اپناتا ہے. عالمی برادری کی جو خاموشی ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے. یہ دوہرا معیار ہے کہ یوکرائن کے اوپر تو ساری عالمی برادری بولتی ہے، ان کا ضمیر جاگ پڑتا ہے، لیکن کشمیر پر اگر آپ دیکھیں تو ان کو خاموشی نظر آتی ہے. جنوبی ایشیا کو جو درپیش مسائل ہیں اگر ہم ان کی بات کر لیں، جیسے ابھی صدیقی صاحب نے فرمایا ہمیں اس وقت سب سے زیادہ کون سے مسائل درپیش ہیں؟ ماحولیاتی تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں دو ممالک. غربت، تعلیم کی کمی، ان پر کوئی بات نہیں کرتا. دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کا خطرہ عالمی امن کے لیے اتنا بڑا خطرہ ہے کہ اس سے نہ صرف پاکستان اور انڈیا بلکہ دنیا کے 3 ارب سے بالکل زائد صرف یہ لوگ ریجن کے لیے متاثر ہوں نہیں گے. ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، صرف ریجن کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ہے. لیکن یہ آسما یہی میں آپ کو جیسے پہلے بتا رہا ہوں کہ جو بھارتی میڈیا کے جنگی جنون ہے جس کی بات آپ نے پہلے بھی کی کہ بالی ووڈ سٹائل ہے، وہ جنگی جنون ہے. دیکھیں لاہور کے ساحلوں پر قبضہ، کراچی میں گھس جائیں، یہ کر دیں وہ کر دیں. از اٹ ریئلی اے جرنلزم؟ تو ووٹ بینک کی سیاست جو ہے وہ مودی کو اس نہج پہ لے آئی ہے کہ وہ اب ایک ایسا وار نیریٹو بنا رہا ہے تاکہ اپنے ووٹ بینک کو دوبارہ سے بچا لے. آخری بات کہ بی جے پی کو اگر شکست دینی ہے تو اس وقت جو کانگریس ہے ابھی جوڑ یاترا کی ہے راہل گاندھی نے، تو اس میں ان کو تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے. لیکن مودی کو شکست کے لیے آپ کو جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کا اتحاد کرنا ہوگا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس اتحاد میں کوئی بڑی قیادت سامنے نہیں آئی، اس لیے ابھی تک بی جے پی ایک بڑی سیاسی جماعت کے طور پر بھارت کے اندر دیکھی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا آپ نے کہا نا کہ بھارت بار بار اس طرح کے بیانات دے رہا ہے، لیکن پاکستان جو ہے ایک ذمہ دار ملک ہونے کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اس کی طرف سے امن کے لیے بار بار آفر کیا جا رہا ہے. لیکن اس امن کی آفر کو کہیں نہ کہیں دنیا میں ہماری طرف سے خاص طور پر بھارت کے اندر ہماری طرف سے کمزوری سمجھا جا رہا ہے. میں عثمان صاحب سر آپ کی طرف آؤں گی. یہ سر مودی جی کی تقریر ہے کل کی، اس تقریر کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی وزیر اعظم نے کل ایران میں مذاکرات اور تجارت کی پیشکش کی ہے. اس پیشکش پر اب ہو یہ رہا ہے عثمان صاحب کہ بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان دباؤ میں آ گیا ہے اس لیے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. وہ تو ایسی پازیٹیو چیزوں کو بھی سر نیگیٹو اس سے ہی دیکھتے ہیں، اینک لگا کے دیکھتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ لیکن بہت ارلی نہیں تھا وزیر اعظم کی طرف سے یہ کہہ دینا؟ اس کا کچھ اور جواب نہیں دیا جانا چاہیے تھا، اسپیشلی ایران میں کھڑے ہو کے؟ کاشف صاحب، عثمان صاحب ابھی دوبارہ سے ہمیں جوائن کریں گے، آپ سر پلیز اس پہ تبصرہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹریڈ کا معاملہ سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آپ چھوڑیں جنگ کو اور ٹریڈ کی طرف آئیں. اب یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ وہ ایجنڈا ہے جو سالس، جس کو خود بھارت نے اپنا سالس چنا ٹرمپ صاحب کو، انہوں نے کہا کہ یہ ایجنڈا ہے جس کے اوپر چیزیں آگے جائیں گی اور اس کے بعد پھر کشمیر کا ایشو بھی ہوگا اور دیگر ایشو بھی ہوں گے. تو ہم تو تیار ہیں. سالس کہہ رہا ہے جی آپ ٹریڈ کی طرف آئیں، ہم ٹریڈ کی طرف آنے کو تیار ہیں. سالس اگر کہتا ہے جی وہ نہیں مانتے اور وہ دوبارہ ہماری طرف آتے ہیں، گولی کی زبان بولتے ہیں، ہم گولی کی زبان میں جواب دے دیں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو بھی سارا معاملہ ہوا اپریل اینڈ سے جو شروع ہوا پہلگام کا واقعہ اور جو ایسے وہ کنکلوڈ ہوا، اس سارے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی
فوج جو ہے اس کا مرال ہائی ہوا, ہم نے ڈیفینسو موو کی ہے, ہم نے افینسو موو نہیں کی ابھی تک. اس کے بعد آپ کا میڈیا جو ہے اس کی کریڈیبلٹی انشور ہوئی کہ ہم نے کوئی ایسی گفتگو نہیں کی جو انڈین میڈیا کر رہا تھا. اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ تجارت کی طرف آئیں, کیونکہ جو بات اعظم ملک صاحب کر رہے تھے, اب بھی ہم کیوں کہہ رہے ہیں, اب اتنی ساری باتوں کے بعد, ہمارے اوپر جارحیت مسلط کرنے کے بعد, ان کے میڈیا کی بیجا کہہ رہے ہیں, ہم اس لیے کہہ رہے ہیں, لیکن ایران میں کھڑے ہو کے یہ بات کرنا, ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ گزارش کی کہ یہ معاملہ اس سالس کی طرف سے آیا ہے جس نے سالسی کروانے کا ٹھیکہ لیا ہے. یہ بات ٹرمپ نے کی ہے. اب ہم کیوں کہیں ٹرمپ کو کہ جی ہم بیٹھنے کو تیار نہیں, ہم بات کرنے کو. سیاست میں مذاکرات ٹیبل پہ جب ہونے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ نے اس جرگے میں اپنا نیریٹو کیا پیش کرنا ہے. ہم نے تو کہا کہ جی ہم نہ پہلے جنگ چاہتے تھے نہ ہم اب چاہتے ہیں, آئیں آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, ہم ٹریڈ کی زبان استعمال کرنا شروع کر دیں گے. لیکن جو بات اعظم ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ غربت کا خاتمہ, تعلیم اور سوسائٹی کو اپ لفٹ کرنا, وہ تبھی ہوگا جب وہاں پہ حالات آسودہ ہوں گے, پرامن طریقے سے چیزیں آگے چلیں گی, معاملات آگے چلیں گے. لیکن دنیا کا امن دو شخصیات ہیں جنہوں نے سٹیک پہ لگایا ہوا ہے, ایک کا نام مودی ہے, دوسرے کا نام نیتنیاہو ہے. اگر یہ دونوں شخصیات جو ہیں اگر اپنے اپنے پوائنٹ سے ہارڈ کور سسٹم سے پیچھے ہٹ جائیں, اور دونوں کا ریزمبلنس یہ ہے کہ دونوں کی سیاست سٹیک پہ لگی ہوئی ہے. عثمان صاحب سر, میں آپ کی طرف آؤں گی. بھارت سے تجارت کا جو ایک پیچیدہ سا معاملہ ہے اور جو ہمیشہ الجھا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے, سر 2024 تک اگر ہم بات کریں تو دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا جو حجم بتایا جاتا ہے وہ $1.2 بلین کا رہا ہے. تو پھر اس کے لیے, اتنی اماؤنٹ کے لیے پاکستان کو اتنی زیادہ دلچسپی کا اظہار کیوں سر بار بار کرنا پڑ رہا ہے؟ اور کہیں نہ کہیں ہمیں پتہ بھی ہے کہ ظاہر ہے اگر تجارت بحال ہوتی ہے تو اس سے ایک یہ امیج اور ایک یہ امپیکٹ جائے گا دنیا کے اوپر کہ جی ہمارے معاملات آپس میں ٹھیک ہیں. صرف یہ وجہ ہے کہ ہم سر تجارت پہ اتنا زور دے رہے ہیں, ثقافت کے ذریعے بھی تو یہ ایک امیج بہتر کیا جا سکتا ہے دونوں کے درمیان. دیکھیں جی, بھارت اس وقت پوری دنیا میں تنہائی کا شکار ہے. بھارت کی اکانومی دنیا میں تیسرے چوتھے نمبر پر جو ہے وہ بڑی مانی جاتی ہے. جی جی. مگر ابھی جو پاک بھارت کشیدگی ہوئی, بھارت کو منہ کی کھانی پڑی. اور جب آپ دیکھیں کہ جب بھارت نے پاکستان پر میزائلز اٹیک کیے تو اس وقت امریکہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھارت اور پاکستان کا اندرونی معاملہ یہ خود ہی سیٹل ڈاؤن کر لیں گے. مگر جب پاکستان نے جوابی کارروائی کی اور پاکستان جو وننگ پوزیشن میں آیا تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو خود جو ہے وہ انٹر ہونا پڑا. اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو مودی صاحب کے سٹیٹمنٹس ہیں, بیسیکلی آپ نے دیکھا جب دو پہلوانوں کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو ایک پہلوان کو جب مار پڑ جاتی ہے تو وہ جب جو جیتا ہوا پہلوان ہے, ہارا ہوا پہلوان بس جیتے ہوئے پہلوان کو ابیوز کر رہا ہوتا ہے. اس وقت مودی کی وہ صورتحال ہے. مودی کا یہ کہنا کہ جو ہے میں پانی بند کر دینا تھا, سنتاس کا منصوبہ جو ہے وہ میرے ہاتھ میں تھا, تو بھائی سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا تو کیا کیوں نہیں ہے؟ کیا سب کی ہوئی. اب جو مودی اب آپ گولی مارنے کی بات کر رہے ہیں اور اس طرح سے کر رہے ہیں, پوری دنیا کے سامنے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں جو ششی تھرور جو ان کے فورن منسٹری کے ایک اہم رکن ہے وہ اس وقت امریکہ میں ہے, اور وہاں پر جا کے وہ لابنگ جو ہے وہ اپنی کر رہے ہیں, اور وہ وہاں پر جا کے امریکن گورنمنٹ کے خلاف بولے ہیں. کبھی آپ دیکھیں کہ امریکنز اور جو انڈیا ہے وہ سیم پیج پر ہوتے تھے, ایک دوسرے کی یہ جان ہوا کرتے تھے, مگر آپ دیکھیں ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. ایون کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایپل کے جو آنر ہے ان کو کہا کہ آپ نے انڈیا میں اپنی ایپل کا یونٹ نہیں لگانا, وہاں انویسٹمنٹ نہیں کرنی. مطلب یہ اتنی اوپن جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اس وقت بھارت کو جو ہے وہ بہت پریشان کیا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جون کے فرسٹ ویک میں پاکستانی جو ڈیلیگیشن ہے گورنمنٹ کا وہ جا رہا ہے امریکہ, اور وہاں پر جا کے ان کے ڈپلومیٹ سے وہاں پر ملاقاتیں ہیں, میڈیا کے جو سینئر اینکر پرسن ہے وہاں پر ان سے ملاقاتیں, تھنک ٹینک سے ملاقاتیں ہیں. بیسیکلی سفارتی سطح پر پاکستان جو ہے وہ اب بہت ابھر کر سامنے آیا ہے. پوری دنیا نے پاکستان کی جو دفاعی ٹیکنالوجی ہے اس کو ایڈمٹ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بھارت جو ہے وہ رفال طیاروں کی بیس پر کتنا ابھرتا پھرتا تھا, مگر جب اس کو ناکامی ہوئی اس نے تو یورپ کی جو ٹیکنالوجی ہے, بھارت جس کے سر پر وہ ابھر کے سامنے آتا تھا, اس کے سامنے آتا تھا, اس نے تو یورپ کی ٹیکنالوجی کو ملیا میٹ کر دیا ہے. اس وقت تو جو یورپین ہیں, امریکنز ہیں, وہ جو ایشیا میں بھارت کو بدماش بناتے پھرتے تھے, اب وہ خود پریشان ہے کہ بھارت کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, نہ اس کے پاس جنگ لڑنے کی اتنی کیپیسٹی ہے. اور اس لیے اب تمام جو ہمدردیاں ہیں
ये इस सही हो वक्त गया पाकिस्तान उस्मान के साथ साहब। आ रही है। मैं आपको बताऊं, ये होता फॉरेन रिलेशन कुछ इस तरह है, आप जितने भी दुनिया में फॉरेन रिलेशन किसी एक मुल्क के दूसरे मुल्क से बनते हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप की। ये कैंप क्यों लगाया गया, इसमें क्या हुआ, इस पर डिस्कशन करेंगे। आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि एहतजाज की कॉल तो ज़ाहिर PTI ने दी है, मुल्क भर में दी है, लेकिन कहा यह गया है कि अपने अपने शहरों में जो है तमाम लोग वो करेंगे। इस्लामाबाद का रुख वही लोग करें जो इस्लामाबाद में रहते हैं, वो यहाँ पर एहतजाज करेंगे। क्या होने जा रहा है PTI के साथ, हुकूमत क्या सोच रखती है, एस्टैब्लिशमेंट क्या सोचती है, इसको डिस्कस कर लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। PTI कहती है कि 190 बिलियन पाउंड के केस में इमरान खान की सजा के खिलाफ अपील अभी तक रोस्टर पर नहीं आई है, केसेस नहीं लग रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम की जंजीरें तोड़कर बानी PTI इमरान खान के केसेस सुने जाएं। क्या उनका ये बयान कानून शिकनी की दावत नहीं है? ये कानून पार्लियामान से पास हुआ और हम जानते हैं कि इस कानून साजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुशावरत भी रही है, तो फिर अब इसी कानून को लेकर वो किस तरह से इस तरह से तनकीद कर सकते हैं और किस तरह से लोगों को वो प्रोवोक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? नसीम सिद्दीकी साहब, मैं चाहूँगी कि आप इस पर कॉमेंट कीजिए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जिस तरह के मामलात सियासी तौर पे चल रहे हैं उसमें कोई भी बैकफुट पे जाने के लिए तैयार नहीं है। आपको अगर याद हो कि एक दफ़ा जब अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे और उनके साथ ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आपने तो हमें इतना पीछे धकेल दिया, बल्कि आपने हमें दीवार में चुनवा दिया है। तो ये इस वक्त जो PTI के साथ सलूक हो रहा है एज अ सियासी जमात, वो तो इससे भी कोई आगे की बात चली गई हुई है। तो लाज़मी बात है उनको स्पेस चाहिए, स्पेस मिल नहीं रहा, इंसाफ उनको मिल नहीं रहा, उनको कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं मिल रही, अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा। जिस तरह बानी के साथ सलूक हो रहा है, मिलने नहीं दिया जाता, बच्चों से बात नहीं कराई जाती, बहनों से नहीं मिलने दिया जाता, एक अजीब माहौल जो है वो अडियाला के बाहर बना होता है। डेफिनेटली फिर उन्होंने एक कॉल इस किस्म की देनी है जिसमें वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। कोर्ट उनके केसेस नहीं लगा रहे, जब कोर्ट केसेस नहीं लगाएंगे तो वो एहतजाज के लिए कहाँ पर जाएंगे? तो मेरे ख्याल से यही उनकी स्ट्रेटजी है कि थोड़ी एहतजाज की तरफ आया जाए, लेकिन पुरअमन एहतजाज हो, दूसरे शहरों से एक दूसरे शहर की तरफ जाना ना हो, जिसकी वजह से पहले भी क्योस हो चुका है। तो उनकी ये स्ट्रेटजी है कि एक आवाज़ बुलंद की जाए, एक एहतजाज आवाज़ बुलंद की जाए, लेकिन ये कहना कि 26वीं आईनी तरमीम की जंजीरें तोड़ दी जाएं, सर ये तो कानून तोड़ने का नहीं कह रहे वो। देखिए, ये हमें ऐसा लग रहा है। देखिए, आइन और कानून पे इस वक्त अमल कौन कर रहा है? सॉरी टू से, इस वक्त नज़र तो कहीं पे भी नहीं आ रहा ना। तो हम आइन और कानून तोड़ने की बात करें, जब सियासत होती है, सियासी बातें होती हैं, तो बहुत बहुत बड़ी बातें कह दी जाती हैं हर पार्टी की तरफ से। मकसद तो यही है कि जिस तरह जब 26वीं आइनी तरमीम करवाई गई, रात के अंधेरे में करवाई, ज़बरदस्ती करवाई गई, मेंबर्स को अगवा भी किया गया, तो एहतजाज तो करेंगे ना। अगर इंसान बोले भी ना, सियासी पार्टियाँ बोलना भी ख़त्म कर दें। आप कह रहे कानून पे अमल नहीं हो रहा, तो कानून को आप अमल करने दें। लाइक जैसे अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि उनको कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट में मारे जाने की किसी ने उनको धमकी दी है, बात की है, पर्चा क्यों नहीं कटवाती वो जाके? वो कहती है जी मेरे भाई को जेल के अंदर जो वो कत्ल किया जा सकता है, उस चीज़ का वो पर्चा क्यों नहीं कराती? और जब आप खुद पर्चा कहाँ कटवाने जाएंगी? कौन पर्चा काटेगा? पीछे से डोरे कौन हिला रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को हवा में उड़ा दिया जाता है अडियाला के बाहर, तो फिर बताइए कि कानून तो नजर नहीं आ रहा ना। आप किसके पास दादरसी लेके जाएंगे? लोगों को तो नजर आने देना, जाए तो सही, पर्चा कटवाने की बात तो करें, नहीं कटेगा तो हम देख लेंगे। और भी तो बहुत लोग नजर तो आएगा कि हुआ ये। पूरी पार्टी जा रही है, पूरी पार्टी अदालतों में भी जा रही है, पुलिस स्टेशन में भी जाती है। क्या सलूक हो रहा है PTI के साथ? अभी बड़े मज़ाकिया खेज किस्म के जो है वो अपना सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो केस चल रहा है अपना मखसूस नशिस्तों वाला, उसमें आपने देखा किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है। सबको पता है कि PTI के साथ क्या सलूक हो रहा है। आपको लगता है कि PTI के साथ जो सलूक हो रहा है, तो PTI को वो सलूक ये हक देता है कि वो कवानीन को तोड़ने की? नहीं, बिल्कुल नहीं देता। नहीं, बिल्कुल नहीं देता। सैफ ने क्यों कहा? देखिए, मैंने कहा ना कि कहने में और करने में फ़र्क होता है। हाँ। ज़रा बड़क जोर से लगाई जाती है। अच्छा। लेकिन ये कि कोई चीज़ ऐसी ग्राउंड पे नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने बार बार इमरान खान साहब ने ये कहा कि पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, तो बात वही ली जाएगी जो बानी तहरीक इंसाफ कहेंगे। ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि ये वो सियासी बयान जिस तरह से दिए जाते हैं या अपने कारकुनों का जोश बढ़ाने के लिए जिस तरह से बात कर दी जाती है, ये बैरिस्टर साहब ने उसी तरह की बात की है। मैं आगे आ जाती हूँ। काशिफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये फौजी अदालतों के केस का फैसला है, ये उम्मीदों के बरक्स आया। 9 मई के केसेस तेज़ी से हम देख रहे हैं कि फैसलों की तरफ बढ़ रहे हैं। मखसूस नशिस्तों पर हम देख रहे हैं कि जज साहिबान के रिमार्क PTI के लिए ख़ास से परेशान कौन है। परसों भी ऐसे बयान हमने देखे कि जजिस से ऐसी चीज़ें, जजिस की तरफ से ऐसे रिमार्क्स आए हैं। लेकिन ये सारे अवामिल आपको लगता है कि PTI को सड़कों पर लाने की वजह बन रहे हैं? यानी जहां उनको लग रहा है कि केसेस उनके खिलाफ आ सकते हैं, जजेस के रिमार्क्स उनके खिलाफ हो रहे हैं, तो तब वो ज़्यादा मुतहरिक हो जाते हैं अपने लोगों को सड़कों पर लाने के लिए। काशिफ साहब,
देखें, तहरीक इंसाफ के पास बतौर अपोजिशन जमात अपने कारकुनान को अंगेज रखने का और कोई हल नहीं है कि वो एहतजाज की कॉल देते रहें, एहतजाज करवाते रहें और यूं ही 5 साल गुजर जाएँ। दूसरी बात यह है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच फैसला कर रहा है या हाई कोर्ट कर रहा है, वो 26वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में कर रहा है, और 26वीं आइनी तरमीम किसी की बड़कों से नहीं ख़त्म होनी, ये पार्लिमान से ख़त्म होनी है, क्योंकि 2 तारीख से 26वीं आइनी तरमीम हो चुकी है और 27वीं आइनी तरमीम होने जा रही है। तीसरी बात यह है कि देखें, मिलिट्री कोर्ट्स हों या तोशाखाना 2 हो या कोई और केसेस हों, जिस वक्त भी बानी और बीबी के नए केस में ट्रायल मुकम्मल होने के करीब होता है और जैसे ये लगता है कि उस पर कोई सज़ा या जज़ा का मामला होना है, उस वक्त तहरीक इंसाफ जो है ज़ोर और शोर से एहतजाज करती है, कॉल देती है, ताकि आने वाले केसेस में शायद जो होने वाली सज़ाएँ हैं वो रुक जाएँ या टल जाएँ या कोई ऐसी सूरत बन जाए कि हम टेबल पर बैठ जाएँ। मसला ये है कि बानी खुद चाहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त गुफ्तगू करें, लेकिन बानी के बाहर जो लोग हैं जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आज भी ये कहते हैं कि डट के खड़ा है कप्तान, नहीं डील करेगा। भाई अगर डील नहीं करेगा तो ढील नहीं होगी, ढील नहीं होगी तो पेशी नहीं लगेगी, पेशी नहीं लगेगी तो अपीलें जो हैं वो उनमें ज़मानत नहीं होगी। ये एक सेट पैटर्न है, यही माजी में नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, यही अब मुस्तकबिल में बानी और बीबी के साथ होगा। आप जितनी जल्दी तहरीक इंसाफ के अकाबरीन इसको समझ लेंगे वो बेहतर होगा, नहीं समझेंगे तो मामला यूं ही चलता। ठीक हो गया। अच्छा आजम साहब, अब आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पीटीआई जो है उनकी बात में थोड़ा दम तो है कि भाई आपको 14 साल की सज़ा होती है, आप उस सज़ा के खिलाफ आप अपील करते हैं और ये अपील की तारीख जो है 31 जनवरी 2025 है। लाइक अभी देखिए कितने महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी ये तक ये समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हो रही। तो फिर सर वो सवाल तो पूछेंगे ना आजम साहब कि इतनी ताखीर क्यों की जा रही है, वजह क्या है? फिर एहतजाज भी ना करें तो क्या करें? जी आसमा साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, इस वक्त जो अदलिया और सियासत का रिश्ता है पाकिस्तान के अंदर वो बड़ा पेचीदा हो गया है। अच्छा। बाज़ औक़ात हमें यूं लग रहा है कि जैसे अदलिया की गिरफ्त मुकन्ना और दूसर अदारों के ऊपर मजबूत है, और बाज़ दफ़ा हमें लगता है कि उनकी गिरफ्त नहीं है। बाज़ औक़ात जो केसेस हैं उनमें तख़ीर, दबाव, इल्ज़ामात, तारीख ना आना। देखिए, इमरान खान के खिलाफ इस वक्त दर्जनों केसेस हैं, मुसलसल अदालती पेशियाँ हैं, फैसला साजी में तख़ीर है। इस मसले ने एक नए बहरान को तो जन्म दिया है ना। देखिए, अवाम का एतमाद जो है जब वो कम होगा, पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसा मुल्क है जहां अदालती कार्रवाइयों में ताखीर पर भी सियासत हो रही है, और पीटीआई का जो एहतजाज है वो एक तरफ अवामी दबाव की नुमाइंदगी कर रहा है तो दूसरी तरफ अदालती खुद मुख्तियारी के लिए भी ये एक चैलेंज बनता जा रहा है। देखिए, सियासी जमातों का अदलिया के साथ रिश्ता बड़ा लंबा चलता आ रहा है। 1990 की दहाई आपको याद होगी, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का अदलिया के साथ झगड़ा था। 2007 की आपको वकला तहरीक भी याद होगी। अदालती ताखीर है, गलती है या मजबूरी है, जाहिर है ये अदालती मामलात है, इसके ऊपर तो मैं बात नहीं कर सकता। लेकिन काशिफ साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इस बुनियादी नुक्ते की तरफ जाना चाहूँगा। बुनियादी नुक्ता ये है कि जब आप मंजूर नज़र होते हैं और आप अपना एंटी स्टेट नैरेटिव उसके साथ आगे बढ़ते हैं तो रियासत आपको एक्सेप्ट नहीं करती। आपको याद होगा पाकिस्तान के अंदर एक दौर था कि अल्ताफ हुसैन जो थे, एमक्यूएम जो थी, वो पाकिस्तान के अंदर इतनी जोरावर थी कि किसी की जुर्रत नहीं थी। लेकिन आज वो जो तारीख की बंद किताबों के अंदर आपको मिलती है सिर्फ तनकीद के अलावा, क्योंकि वो उस हद को क्रॉस कर गए जो रियासत ने हद रखी होती है। वो हद होती है जब आप कौमी सलामती को दाव पर लगा देते हैं। 9 मई जो वाकया था, ये कौमी सलामती की वो चीजें दाव पर लगाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इसलिए अब वो मंजूर नजर नहीं है। देखिए, मैं पहले भी कई बार ये कहता आया हूँ कि ये दरवाजा बहुत सख्ती से बंद कर दिया गया है। अब आपने इस दरवाजे को नरमी से खोलना है, और वो नरमी आप कहाँ पर दिखाएंगे, किस जगह पर आपने दिखानी है। काशिफ साहब की ये बात भी ठीक है कि कारकुनों को आपने मुतहर्रिक रखना है। तो कहीं इस पे बात हो रही है आजम साहब, कहीं इस नरमी के लिए, नरमी पे कायल करने के लिए कोई बात हो रही है, बैकडोर कुछ हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं आसमा, नरमी के लिए जो वाहिद इंसान है वो खुद बानी चेयरमैन है। जब तक वो 9 मई के ऊपर आगे नहीं बढ़ते ये मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। आप जैसे मैंने पहले कहा कि आजम साहब ने बात की, आजम साहब जिस तरह आपने कहा कि 9 मई इदारे के ऊपर हमला था, तो इदारा तो सुप्रीम कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक सियासी जमात ने हमला किया। इसी तरह नैब के दफ्तर के ऊपर वो भी एक बहुत बड़ा इदारा है। देखिए, उसके ऊपर आपने नहीं, देखिए साहब, उसके ऊपर आप देखें जो हमले हुए, यही वजह है ना कि मरियम नवाज ने उस नैरेटिव को साइड पे करके अपने लिए एक राह निकाली। आप रियासत के साथ मामला तय करते हैं और नई राहें निकालते हैं, आप अपने लिए दरवाजों को बंद नहीं करते। मैं उसके ऊपर आ नहीं रहा जिसने किसने हमला किया, हम बात कर रहे हैं उस बुनियादी नुक्ते की कि जहां पर आपके लिए दरवाजा खुलना है। आपने वो दरवाजा
रियासती हम आहंगी के साथ खोल रहे हैं, ये मुमकिन नहीं होगा। ठीक हो गया। आपको एमक्यूएम की मिसाल याद नहीं है कि माजी का हिस्सा बन गई है, नहीं खुला दरवाजा, आज तक नहीं खुला। आजम साहब, मैं एक जुमला ऐड करना चाह रहा हूँ आपकी इजाज़त से जी। सर, अलीमा खान साहिबा जो कि अब तक बातचीत के मुखालिफ थी, आज उनकी तरफ से बाज़ाब्ता स्टेटमेंट आ गई है कि इमरान खान बातचीत के लिए तैयार हैं और कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे तैयार हैं। अलीमा खान साहिबा का बयान वैसे नाज़रीन पिछले हफ्ते भी आया था। शी सेड कि वो पाकिस्तान को लेकर अगर इमरान खान से कोई बात करना चाहता है तो मुसलसल कहती आ रही हैं कि मुज़ाकरात के लिए इमरान खान साहब तैयार हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि माफ़ी नहीं मांगेंगे। पीटीआई का ये मौक़िफ़ भी है। मामला फिर कैसे आगे बढ़ेंगे जी, ये हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन एक और चीज़ जो आगे नहीं बढ़ पा रही है वो है जी पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों की निजकारी। पीआईए की मैं बात कर रही हूँ। टेंडर के लिए जो डेट्स दी गई थी अब उनको एक्सटेंड करना पड़ रहा है। पहले एक पार्टी थी जिसने ऑफर किया था कि हम खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उस वक्त भी इसको नहीं बेचा जा सका। आईएमएफ कह रही है कि आप निजकारी की तरफ जाइए, कोई इस्लाहात कीजिए इस सिलसिले में। क्यों हुकूमत नहीं कर पा रही है? क्या बेचना नहीं चाहती है इन इदारों को? ये कुछ और वजूहात है। क्या वजूहात हो सकती हैं अपने पैनल से जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस आखिरी सेगमेंट में हम हुकूमत की दुखती रग यानी निजकारी की बात करेंगे। अच्छी बात, बल्कि बहुत अच्छी इक़्तिसादी कारकर्दगी दिखाने वाली हुकूमत निजकारी के मैदान में अभी तक कोई रंग नहीं जमा पा रही। आईएमएफ के इस्लाहाती ढांचे में पुरजोर मुतालबे के बावजूद हुकूमत अभी तक कोई एक सरकारी इदारा नहीं बेच सकी है। पीआईए की निजकारी के लिए टेंडर मांगे गए, सिर्फ एक ग्रुप ने दिलचस्पी का इजहार किया, जिसके बाद आज हुकूमत ने इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें जमा कराने में 2 हफ्ते की तौसीह कर दी है। हुकूमत निजकारी में कोई कारकर्दगी क्यों नहीं दिखा पा रही है? क्या वजूहात हैं? सियासी वजूहात हैं, टेक्निकल वजूहात हैं, या हुकूमत खुद चाहती ही नहीं है कि पीआईए या इस ऐसे दीगर इदारे जो हैं वो फरोख्त हों? नसीम सिद्दीकी साहब, आप मुल्क से बाहर बैठ के क्या देख रहे होते हैं? पहले तो मुझे बताएं आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं जब आपको पता चलता है कि जी पीआईए जो है दैट इज़ अवेलेबल फॉर सेल। क्या सोचते हैं आप वहाँ बैठ के? देखिए, बात यह है कि सबसे पहली जो जहन में चीज़ आती है ना, वो आती है फ्रॉड। कि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे फ्रॉड निकल आएगा, और ये बहुत सारे लोगों की ये ज़हनियत होती है जिसको दूर होना चाहिए। मैं आपको नैब की मिसाल देता हूँ। आजकल नैब बड़ी खामोश है। नैब खामोशी के साथ बड़े अच्छे अच्छे काम भी कर रही है। आप देखें कि जितनी हाउसिंग सोसाइटी के मसाइल हैं उन्होंने अरबों रुपए रिकवर करके उन्होंने आवाम को दिए। अब आपने नैब के पर काट दिए, आपने कहा जी 50 करोड़ से जो कम का मामला होगा वो नैब के पास नहीं जाएगा। अब लोग क्या करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, 45 करोड़ पे उसको क्लोज किया, फिर दूसरी कंपनी बना ली। तो मतलब जब तक आपके एंटी करप्शन के इदारे, नैब के इदारे, इनको मजबूत नहीं किया जाएगा और जो करप्शन एक पाकिस्तान का नासूर है उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, जब तक लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जब उनको इन इदारों के ऊपर, आपके मुल्क के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आप पीआईए, आप कोई भी इदारा देख लें, वहाँ पे इन्वेस्टर नहीं आएगा। ओवरसीज़ का भी मसला यही है कि वो इसी वजह से इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते कई दफ़ा, कि उनको होता है कि हमारे साथ जो है वो ज़्यादती होती है। इसीलिए अब ओवरसीज़ के उन्होंने नए कोर्ट्स भी बना दिए, कुछ उनकी दिल आज़ारी जो है उसकी कोशिश की जा रही है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का असल मसला करप्शन है, और नैब के हाथ मज़ीद मजबूत करें कि वो इस सियासी, वहाँ से वो सियासत निकले, सियासी तौर पे जो तंग किया जाता है वो मामला ख़त्म हो, और जो करप्शन पाकिस्तान में पनप रही है उसके ऊपर एक मजबूत हाथ डाला जाए। और जो मौजूदा चेयरमैन नैब के वो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, बड़ी रिकवरीज करवा के दे रहे हैं। तो करप्शन को जब तक कम नहीं करेंगे तब तक जो है मामला बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक हो गया। काशिफ साहब, आपको क्या लगता है, ये पीआईए के लिए टेंडर जमा कराने की तारीख में 2 हफ्तों की तौसीह कर दी गई है, ये तौसीह हुकूमती कोशिशों की नाकामी का एतराफ़ नहीं है कि कभी कोई लेने ही नहीं आ रहा पीआईए, तो ठीक है एक्सटेंड कर देते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि नसीम सिद्दीकी साहब ने जो ये बात की है ना करप्शन के ऊपर पकड़, सबसे पहले तो फवाद साहब जो निगरान हुकूमत में बड़े मास्टर थे कि जी वो पीआईए की निजकारी करेंगे। फिर उसके बाद अलीम खान साहब जो उस वक्त वजीर थे, अब उन्होंने छोड़ी प्राइवेटाइजेशन। इनको और उन कंसल्टेंट कंपनीज को पकड़ना चाहिए जिनको इन्होंने माजी में ठेके दिए, करोड़ों रुपए के खर्चे हुए और उसके अरबों रुपए के, और उसके बाद वो नीलामी नहीं सक्सेसफुल हो सकी। इनको तो पहले पकड़ना चाहिए कि आपने किस बुनियाद पे ये सारा काम किया। अब जो करके खा पी के चले गए, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास में बाद में वो साइड पे हो गए। अब नए वजीर साहब आ गए, अब वो नया सिस्टम करेंगे, फिर नए तरीके से खर्चे करेंगे। भाई आप पकड़े तो सही, पूछे तो सही, आप इतने मास्टर थे। फवाद साहब कहते थे कि मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहूं, मेरे से ज्यादा किसी को पता ही नहीं, जानता ही नहीं है। बिल्कुल। तो आपने क्यों नहीं किया? अलीम खान साहब ने क्यों प्राइवेटाइजेशन नहीं की? कौन सा ऐसा काम था जहां पे सुकम रह गया, और क्यों कौम का अरबों रुपए जो साहब आपने नुकसान पहुंचाया? जब तक आप इस मुल्क में करप्शन करने वालों को नहीं पकड़ेंगे, कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, उस वक्त तक ना ये माशरे ऊपर जा सकता, ना मुल्क की इकॉनमी ऊपर जा सकती है। ठीक हो गया। आजम साहब, आप हैं हमारे साथ लाइन पे?
जी मैं बिल्कुल हूँ आप। अच्छा ठीक है, अब आजम आप बताइएगा, पीआईए नहीं बल्कि दीगर सरकारी इदारे जिनको भी प्राइवेटाइज करने की कभी बात हो रही होती है वो प्राइवेटाइज नहीं हो पाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं ये हमें सुनने में आता है कि क्योंकि वहाँ पर सियासी भर्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, वो अगर इदारा बिकता है या उसको कोई और कंपनी लेती है, प्राइवेटाइज किया जाता है, तो वो सारे लोग जो है वो फारिग हो जाएंगे, वो सारे लोग भी वोटर हैं किसी ना किसी पार्टी के, उनके पूरे के पूरे खानदान जो है वो वोटर हैं किसी ना किसी पार्टी के, तो वो पार्टी अपना वोटर को और अपने वोट को महफूज बनाने के लिए उस इदारे को बिकने ही नहीं देती है। सर आजम साहब। जी आसमा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखें, पाकिस्तान में पीआईए जो था वो किसी दौर में वकार की अलामत समझा जाता था, और पाकिस्तान की एक जो है, मगर आज अगर आप उसे देखें तो माली बुहरान, इंतजामी नाअहली, इसके साथ साथ पॉलिसी की नापुख्तगी जो है इसका निशान बन चुकी है निजकारी ने, और इसमें मजीद गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी है। अगर आप 1960 की बेहतरीन एयरलाइंस की एग्जांपल दें तो पीआईए वाज वन ऑफ देम, लेकिन अब क्या है, करप्शन है, सियासी मुदाखलत है, ओवर स्टाफिंग है, नाअहली है, रेवेन्यू मैनेजमेंट की तबाही हो चुकी है, यूरोपीय फजाई हदूद में पाबंदी, जाली लाइसेंस स्कैंडल आपको याद होगा, गुलाम सरवर साहब इतना बड़ा बयान उन्होंने असेंबली में खड़े होकर दिया, धड़म से सब नीचे गिरा। बिल्कुल इसने जी आसमा, इसने आलमी सतह पर पाकिस्तान एयरलाइन की साख को शदीद मुतासर किया। बहुत 3-4 वजूहात हैं। सबसे पहले जो है वो खरीदारी या निजकारी। देखिए, हुकूमत की तरफ से मुतअद्दिद ऐलानात के बावजूद निजकारी कमीशन, वजारत हवाबाजी और महकमा खजाना जो है, वजारत खजाना के दरमियान महंगी की कमी नजर आती है। सरमायाकारों की दिलचस्पी भी हमें जो है, सरमायाकारों की जो दिलचस्पी है, इसके बावजूद मुआहदों की तामील में तखीर हमें नजर आती है, और ये तखीर की वजूहात ये हैं, ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें हैं, फाइलों का दब जाना है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, और सबसे अहम बात आसमा कि पाकिस्तान के अंदर एक स्टाइल ये है कि कौमी असासा बेचने पर अवामी और सियासी असरात बहुत ज्यादा होते हैं। जब भी हम कोई कौमी असासा बेचने की तरफ जाते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी जो इक़्तिदार में नहीं होती वो कहती है कि ये अपनी जाती जेबों में भरेंगे, जब वो दूसरी पार्टी इक़्तिदार में आती है सेम उसी के इल्जामात लगते हैं। हल क्या है? हल क्या आजम? अभी बिक जाएगा आपको लगता है? अभी पीआईए के लिए आएगा? मैं आपको बताता हूँ। जी आसमा, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। देखिए, एविएशन ग्रुप्स और खलीजी सरमायाकारों ने इसके ऊपर जो थी इजहार दिलचस्पी की। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या हुआ, जो खरीदारों की शराइत हैं उसके ऊपर पाकिस्तान मानता नहीं है। वो सबसे पहले कहते हैं कि इसके ऊपर जो कर्जे हैं एयरलाइंस के ऊपर उनको माफ कर दिया जाए। पाकिस्तान कहता है कि हम माफ नहीं कर सकते, जाहिर है अरबों रुपए के कर्जे हैं, वो कैसे माफ करें। दूसरा ये है, वो कहते हैं कि अमले में कमी करें। यहाँ पर सियासी गवर्नमेंट अगर अमले में कमी करती है तो उसके पॉलिटिकल इफेक्ट्स बड़े ज्यादा हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि फ्लाइट ऑपरेशंस की खुद मुख्तियारी जो है वो हमारे पास होगी। पाकिस्तान कहता है कि कई जगहों पर, फॉर एग्जांपल, वो कहता है, वो कहते हैं कि हमने स्कर्दू में ऑपरेशन नहीं करना। पाकिस्तान कहता है कि हमारी कौमी एयरलाइन है, हमने तो वो ऑपरेशन जारी रखना है। अच्छा, रियासत की जो हिचकिचाहट है और कौमी अदारा बेचने का जो सियासी नुकसान है, ये इसके बीच में कहीं फंसे हुए हैं। निजकारी अमल ने इसको शफाफ बनाना था, लेकिन वो गैर शफाफ होता जा रहा है। मैं ये समझता हूँ निजकारी के अमल को आप शफाफ बनाएं, इसके ऊपर एक पार्लिमानी निगरानी का मैकेनिज्म तैयार करें और सिविल सोसाइटी के लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व करें, ताकि अवाम को, लोगों को ये पता चल सके कि जब निजकारी होती है तो उसके बेनिफिट्स ठीक हो गया। लेकिन ये जो शराइत हमारी तरफ से रखी गई हैं, आजम, ये बड़ा ज़बरदस्त आपने इसके ऊपर तज्जिया दिया। कुछ शराइत चलें आपके तवस्सुत से लोगों तक पहुँची कि कौन सी ऐसी शराइत हैं जो हर्डल्स हैं इसके ना फ़रोख्त होने में या प्राइवेटाइज ना होने में। प्राइवेटाइज का लफ्ज़ आई थिंक फ़रोख्त के बजाय मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आपने जब कहा ना कि कर्जा, तो कर्जे का तो चले हुकूमत मान गई है ना कि पीआईए का सारा कर्जा जो है वो हुकूमत अपने ज़िम्मे लेती है, लेकिन फिर भी इवन लंदन रूट बहाल होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि कोई इसको लेने में दिलचस्पी जाहिर नहीं कर रहा। सर प्लीज़। जिस तरह पीआईए कहा जाता है कि एक तो जो गुलाम सरवर ऐवान ने बयान दिया था वो तो लास्ट नेल इन द कॉफन साबित हुआ था। मेरी वहाँ पे मीटिंग जिन लोगों के साथ थी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा उससे भी पहले हम पाकिस्तान जो एयरलाइन कराची में तबाह हुई थी उसकी वजह से भी हम इंक्वायरीज कर रहे थे, और अभी फरवरी में तकरीबन तमाम मामला तय हो गए थे। 3 फ्लाइट्स जो है वो लंदन के लिए और 2 बर्मिंघम, 2 मैनचेस्टर के लिए बिल्कुल शेड्यूल तय हो गया था। लंदन में 6 फ्लाइटें होनी थी, लेकिन क्योंकि हमारी कोड शेयरिंग है टर्किश एयरलाइन के साथ तो वो अक्टूबर में ख़त्म होगी। तो उन्होंने कहा 3 आप अभी कर लें, 3 अक्टूबर में कर लीजिएगा, और फिर हमारी 1 व्हीलिंग होती है और एक टायर के ऊपर जो है वो हमारा कराची से पीआईए का जहाज़ चल के लाहौर लैंड करता है, जो खबरों में भी आता है, सोशल मीडिया पे
पे अभी आता है। उसके बाद उन्होंने मीटिंग ख़त्म कर दी और अब बात ही नहीं हो रही कि लंदन फ्लाइट आएगी या ना आएगी। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? और जब गुलाम सरवर खान साहब जैसे लोग इस तरह के बयान देंगे और फिर कोई उनसे पूछेगा भी नहीं बाद में कि भाई आप कभी शर्मिंदगी का इस पे इजहार कर दें कि आपने मुल्क को काम का इतना नुकसान किया। गुलाम सरवर के बयान ने पाकिस्तान एयरलाइंस को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। खैर तबाही के दहाने पर तो वो पहले पहुंची थी 1960 के बाद। बस समझे कि उस वक्त उन्होंने तबाही कर दिया ना, दहाने पे खड़ी उसको एक आखिरी वो कहते हैं ना धक्का, एक धक्का और धक्का दिया। जो यूरोप और लंदन फ्लाइटें नहीं जा रही उसकी वजह से खसारा कम हो गया है। ठीक है, चलें जी, गुड वन। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। काशिफ रफीक साहब, आज़म मलिक साहब, उस्मान अहमद भट्टी साहब, आप मौजूद थे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, कल फिर मिलते हैं आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।